जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब हुसैन। दोस्तों, आज इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग कुल 100 प्रश्नों को पुनः हल करेंगे। जिन्होंने हमारे जीएस स्मार्ट क्लास चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप उस एग्जाम के लिए कितना अपियर हो पाए हैं, कितने सक्षम हैं, तो प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद ही आप अपना आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट पूरा बनाइएगा और इन 100 प्रश्नों में आप अपना आकलन स्वयं कीजिएगा कि आप कितने प्रश्न सही बना पा रहे हैं। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, इसका उत्तर होगा पायसन। याद रखिएगा, दूध जो है पायसन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से Y2K किससे संबंधित है? Y2K का संबंध किससे है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका आंसर होगा कंप्यूटर। Y2K कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था है? यानी आपके पास चार ऑप्शन है, इस चारों में सर्वाधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था किस देश की है यह बताना है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल, सिंगापुर। इस चारों में सिंगापुर की अर्थव्यवस्था जो है औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था है सबसे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, बौद्धिक संपदा का निम्नलिखित में से कौन सा रूप दीर्घतम सुरक्षा प्रदान करता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बौद्धिक संपदा का पेटेंट रूप जो है वह दीर्घतम सुरक्षा प्रदान करता है। बढ़ते हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कंपनी डी बियर्स, डी बियर्स का नाम आपने सुना होगा। यह डी बियर्स किस व्यवसाय से संबंधित है या संलग्न है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, डी बियर्स का संबंध हीरे के व्यवसाय से है। यह कंपनी जो है हीरे का व्यवसाय करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन की सदाबहार सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली कार कौन सी है? कौन सी कार ब्रिटेन की है जो सर्वश्रेष्ठ सदाबहार है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका आंसर होगा ए नंबर, रॉल्स रॉयस। रॉल्स रॉयस। बढ़ते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। ऐसा कर जो आय बढ़ाने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है क्या कहलाता है? आंसर क्या होगा? ऐसा कर प्रगतिशील कर कहलाता है। कौन सा कर? प्रगतिशील कर कहलाता है। बढ़ते हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? इंडिया जो है लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश को करता है? आंसर क्या होगा? जापान। जापान को भारत सर्वाधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? बताना है कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी अप्रत्यक्ष कर कौन है यह बताना है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा बिक्री कर। बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? आंसर क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन है। बिल्कुल, इसका सही उत्तर होगा सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों, यानी डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, आर्थिक कल्याण का सर्वोत्तम माप कौन सा है? आर्थिक कल्याण का सर्वोत्तम माप कौन सा होगा? बिल्कुल, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय आय, यानी प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। व्यवसायिक बैंक, यानी कोई भी व्यवसाय बैंक जो है व्यवसायिक बैंक द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, व्यवसायिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 13वां नंबर का प्रश्न है, लघु और कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है? लघु और कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है? आंसर क्या होगा?
बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये बहुत लोगों को रोजगार प्रदान करता है, यानी कि इसकी एक खासियत है कि ये काफी मात्रा में लोगों को स्वरोजगार घर में ही उपलब्ध कराता है। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है? काली मिट्टी का सबसे अधिक फैलाव किस राज्य में है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल काली मिट्टी महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। याद रखिएगा, काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और यह मिट्टी जो है कपास के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सागौन सागौन किस वनों में पाया जाता है? सागौन किस वनों में पाया जाता है? तो उस वन का नाम बताना है। बिल्कुल सागौन जो है मानसूनी वनों में पाया जाता है। सागौन मानसूनी वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के जोड़ों में से कौन सा भारत में खनिज तेल उत्पादन करता है? यानी कौन सा राज्य है जहां खनिज तेल का उत्पादन होता है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल असम और गुजरात। असम और गुजरात में खनिज तेल का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है। नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा कब स्वीकृत की गई? नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी वर्तमान में जो 2020 में शिक्षा नीति आई है, उससे पहले कब आई थी? तो बिल्कुल उससे पहले 1986 में आई थी, 1986 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1986। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है। पीटी उषा क्या है? पीटी उषा क्या है? आंसर क्या होगा? तो पीटी उषा एक धाविका है। याद रखिएगा, पीटी उषा का संबंध किससे है? धाविका से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। पीटी उषा का संबंध धाविका से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बारे में और जानिएगा। पीटी उषा केरल राज्य की है और पीटी उषा को अन्य नाम गोल्डन गर्ल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर प्रश्न पूछता है गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा गोल्डन गर्ल के नाम से हम लोग पीटी उषा को जानते हैं। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारत में हीरे की खानें किस राज्य में स्थित है? भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल भारत में हीरे की खान जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का पन्ना खान जो है वह हीरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का पन्ना खान। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जनजातियों के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जनजातियों के विकास का सिद्धांत, आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा डार्विन। डार्विन ने जनजातियों के विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बढ़ते हम लोग 21 नंबर के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं होता है? बताना है इस चारों में किसमें प्रोटीन नहीं होता है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल पालक। पालक में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बल्कि जबकि दूध दाल मटर में प्रोटीन पाए जाते हैं। बढ़ते हम लोग 22 नंबर के प्रश्न की ओर। गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कर्ता कौन था? यानी किसने गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किया? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा न्यूटन। न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं, कहाँ है? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ की स्थापना कब हुई थी? यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी, यह बताना है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग। स्वतंत्रता के बाद यानी राधा कृष्णन आयोग जो है, जो शिक्षा से संबंधित है, 1948-49 में आया था। 48-49 में। और हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। तो स्वतंत्रता के बाद आने वाला प्रथम शिक्षा आयोग राधा कृष्णन आयोग था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय कौन था?
उस समय वायसराय कौन था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय भारत के वायसराय थे। बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 कह रहा है भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है? भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है? आपके लिए चार ऑप्शन है। जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, जब वह नागरिकता का परित्याग कर देता है, जब वह किसी कारण से नागरिकता से वंचित कर दी जाती है। ऊपर में से सभी बिल्कुल। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी नंबर। चारों यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है। तीनों आधार पर भारत की नागरिकता जा सकती है, लोप हो सकती है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, यानी छोटा संविधान? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन। कौन होगा? 42वां संविधान संशोधन। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 29 नंबर का है। प्रश्न है भारत में मौलिक कर्तव्य को कौन सी मान्यता नहीं प्राप्त है, यानी मौलिक कर्तव्य को कौन सी मान्यता प्राप्त नहीं है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल मौलिक कर्तव्य को जो है वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी उसे आप कानूनी रूप से लागू नहीं करवा सकते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के को में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 51 के को में, यह याद रखिएगा। और यह इसको वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। 30 नंबर का प्रश्न है दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? आंसर क्या होगा 30 नंबर का? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर का प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले ने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विचार रखा था। और कहा जाता है मैकॉले ने एक स्टेटमेंट दिया था। उनका कहना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। ये मैकॉले द्वारा कहा गया था, यानी उनका मानना था कि भारत और अरब से कहीं अधिक मूल्यवान यूरोप की शिक्षा व्यवस्था है। और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को वो अच्छा नहीं मानते थे, अंग्रेजी शिक्षा को वो ज़्यादा अच्छा मानते थे। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो याद रखिएगा लॉर्ड मैकॉले ने। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर का प्रश्न है सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने, यानी कि एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी हटाकर कहाँ ले गई थी? इसका बताना है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल 32 नंबर का आंसर हो जाएगा दौलताबाद। क्या हो जाएगा? दौलताबाद। याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326-27 में, कब? 1326-27 में दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद बनाई थी। तो उस समय दौलताबाद नहीं था, पहले देवगिरी था। देवगिरी जब उसने देवगिरी को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बना दिया तो देवगिरी का नाम बदल के उसने दौलताबाद रखा था। पहले नाम क्या था? देवगिरी। देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया था। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर का प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चतुर्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? यानी 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसकी प्राचीनतम उल्लेख हमको ऋग्वेद में कहाँ मिलती है, यह बताना है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्त। याद रखिएगा ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? 10 मंडल है। 10 मंडल में 10वां मंडल जो है 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त आता है।
10वें मंडल के अंदर में ही पुरुष सूक्त आता है। इसी पुरुष सूक्त में भारतीय इतिहास में पहली बार चारों वर्ण का उल्लेख किया गया है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगट सिंह किससे संबंधित है? क्या आंसर होगा? प्रगट सिंह का संबंध हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन गलत है? तो जन्म गया, महाविनिष्क्रमण कपिलवस्तु, धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ, महापरिनिर्वाण कुशीनगर, ये सभी बातें किसके बारे में कही गई है? गौतम बुद्ध के बारे में कही गई है। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्योंकि जन्म गया में नहीं हुआ था, लुम्बिनी वन में हुआ था। बल्कि महाअविनिष्क्रमण का मतलब हो गया गृह त्याग का प्रतीक, धर्मचक्र परिवर्तन ज्ञान का प्रतीक, महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष मृत्यु का प्रतीक। तो ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही हैं। जन्म गया में नहीं हुआ था, इसलिए पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग और तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल वज्रयान। किसमें? वज्रयान में ये सभी मान्यताएं दी गई है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? आंसर क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है, याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण है। यजुर्वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। याद रखिएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, एक शतपथ ब्राह्मण, एक तैत्तिरीय ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है? गद और पद दोनों में की गई है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है। यजुर्वेद के 2 उपवेद हैं, याद रखिएगा। इसका 2 भाग है, उपभाग कहते हैं यजुर्वेद का। एक है कृष्ण यजुर्वेद, याद रखिएगा। एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वह गद में है और शुक्ल यजुर्वेद जो है वह पद में है। इसलिए गद और पद में दोनों कौन सा यजुर्वेद है? तो यजुर्वेद याद रखिएगा गद और पद दोनों में है। आगे बढ़ते हैं। अशोक का उसके किस लघु शिलालेख में बुद्ध, शाक्य और अशोक नाम मिलता है? यानी कि अशोक के किस अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है, बुद्ध, शाक्य कहा गया है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा मस्की लेख में। मस्की लेख में अशोक का नाम अशोक लिखा है और बुद्ध, शाक्य लिखा गया है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। हरिसेन हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल हरिसेन जो था वह समुद्रगुप्त के दरबार का दरबारी कवि था। हरिसेन द्वारा लिखी प्रयाग प्रशस्ति लेख बहुत प्रसिद्ध है। प्रयाग प्रशस्ति लेख से हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है और उस लेख को लिखने का काम हरिसेन द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? दक्षिण में आंसर क्या होगा? बिल्कुल इन चारों में दक्षिण की बात की जाए तो आंसर क्या होगा? सातवाहन। सातवाहन ने दक्षिण में अपनी सत्ता का स्थापना की थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। याद रखिएगा सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी और इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था। किसको बनाया था? प्रतिष्ठान को। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति का लेख कौन था? यानी लेखक कौन था? एहोल प्रशस्ति लेख का बताना है। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? पुलकेशिन द्वितीय का संबंध बादामी के चालुक्य वंश से था। बादामी के चालुक्य वंश थे। उसने एहोल प्रशस्ति लेख लिखा था और इसे लिखने का काम किसने किया था? याद रखिएगा रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति ने यह एहोल प्रशस्ति लेख भारतीय इतिहास का बहुत प्रसिद्ध लेख है, क्योंकि इस लेख से मालूम चलता है कि पुलकेशिन ने हर्ष को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका था। नर्मदा नदी तट पर
हर्ष को बढ़ने से आगे रोक दिया था। यानी हर्ष की हार और पुलकेशिन की जीत इस लेख में बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखी थी और साथ ही सेनाओं की होलिया भी तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, हजरत निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? आंसर क्या होगा? बिल्कुल हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे वह चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। याद रखिएगा, जितने भी चिश्ती संप्रदाय के औलिया हुए हैं उसमें निजामुद्दीन औलिया ही एक ऐसे थे जिन्होंने शादी नहीं की थी। और निजामुद्दीन औलिया ने ही गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। किसको कहा था? याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया ने ही गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। 46 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर का निर्माण जो हुआ था वह तुंगभद्रा नदी के किनारे था। और याद रखिएगा, विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने। हरिहर और बुक्का, ये नाम याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था 1336 ईस्वी में। कब किया था? 1336 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तेग बहादुर। याद रखिएगा, तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। 48 नंबर का प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर किस निजाम ने हस्ताक्षर किए थे? तो बिल्कुल आंसर क्या होगा? निजाम अली। किसने? निजाम अली ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य जो था वह हैदराबाद के निजाम ही थे, जिन्होंने सर्वप्रथम सहायक संधि को 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। कब किया था? 1798 ईस्वी में सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य हैदराबाद था। और दूसरा कौन था? मैसूर। याद रखिएगा, दूसरा था मैसूर, जिसने 1799 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कौन सा आंदोलन दक्षिण भारत में संबंध रखता है? दक्षिण भारत से कौन सा आंदोलन संबंध रखता है? तो इस ऑप्शन में बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का संबंध दक्षिण भारत से है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फरवरी 1928 ईस्वी में सर्वदलीय सम्मेलन के सभापति कौन चुना गया? 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था दिल्ली में, उसके सभापति कौन चुने गए थे? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब होगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ही सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए थे। 51 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से कौन सा संबंधित है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल 73वां संविधान संशोधन। कौन सा होगा? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन जो है यह 1993 ईस्वी में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1993। इसे भी याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 1986 में गठित, इसको भी एक्स्ट्रा में याद रखिए, 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति। कौन समिति? एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वां संविधान संशोधन किया गया था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 52 नंबर का प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद में जो राष्ट्रपति के द्वारा भाषण दिया जाता है उसको तैयार केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं।
53 नंबर का प्रश्न है, भारत का नागरिक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगर किसी व्यक्ति को किसी विदेश में कोई उपाधि ग्रहण करना है तो ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 54 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? पूछा जा रहा है ज्वालामुखी स्थलाकृति से संबंधित नहीं है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा फियोड। फियोड का संबंध ज्वालामुखी स्थलाकृति से न होकर के हिमनद से है। याद रखिएगा, हिमनद यानी कि हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति का नाम फियोड है। ये हो गया हिमनद, बाकी सब जो है वह ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, श्रीलंका। श्रीलंका मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। 56 नंबर का प्रश्न है, विशाल लवणीय दलदल किसकी विशेषता है? विशाल लवणीय दलदल किसकी विशेषता है? आंसर क्या होगा? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी की यह विशेषता है। 57 नंबर का प्रश्न है, भुगतान संतुलन के किस खाते पर भारत में रुपये की परिवर्तनीयता लागू है? इसका सही जवाब क्या होगा? 57 नंबर का बिल्कुल इसका सही जवाब होगा चालू खाता। कौन खाता? चालू खाते पर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा मूल्य का मापन यह कार्य है, मूल्य का हस्तांतरण भी कार्य है, मूल्य का संचय भी होता है, लेकिन मूल्य का स्थिरीकरण नहीं होता है। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा डी, यह मुद्रा का कार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस सम्मेलन की देन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में। 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति है? यानी किसमें सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति कार्यरत है? आंसर क्या होगा? भारत में है। आंसर क्या होगा? कपड़ा। बिल्कुल, कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक मात्रा में श्रम शक्ति कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल 61 नंबर का हो जाएगा एक्स किरणें। एक्स किरणें जो है वह विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, रोंजन ने। किसने की थी? रोंजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा में, औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। 62 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? ग्रीन हाउस के प्रभाव उत्पन्न करती है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 जो है वह वायुमंडल को गर्म करती है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेवार है। 63 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है इस चारों में? बिल्कुल इसका सही जवाब है तपेदिक। तपेदिक बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हीरे की चमक के लिए, हीरे की चमक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो हीरे की चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होता है। किसके कारण? उच्च अपवर्तनांक के कारण होता है। याद रखिएगा, हीरे की चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 65 नंबर का, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सोना। याद रखिएगा, सोना मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है।
नेक्स्ट प्रश्न है, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? आंसर क्या होगा? विषाणु। याद रखिएगा, डेंगू ज्वर जो है विषाणु के कारण होने वाला रोग है। डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह किस वायरस के कारण होता है? याद रखिएगा, अरबो वायरस। नाम क्या है? अरबो वायरस के कारण डेंगू ज्वर होता है। अरबो वायरस के कारण डेंगू ज्वर होता है, अरबो वायरस। 67 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर का प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब होगा विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। नाम नहीं भूलिएगा, कभी कभी पूछ देता है रासायनिक नाम, फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, फिलोक्विनोन। आगे बढ़ते हैं। सोनार। सोनार किसके परिवर्तन पर कार्य करता है? सोनार किसके परिवर्तन पर कार्य करता है? आंसर क्या होगा? सोनार जो है ध्वनि तरंगों के परिवर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है 70 नंबर का, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? आंसर क्या होगा? बिल्कुल कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज हैंसन ने की थी। किसने की थी? हैंसन ने की थी। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर का प्रश्न देखते हैं, डायऑप्टर किसका मात्रक है? डायऑप्टर किसका मात्रक है? यूनिट पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल डायऑप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। आपको मालूम होगा लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है और डी बराबर 1/f होता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। साल्ट पीटर किस धातु का अयस्क है? साल्ट पीटर किस धातु का अयस्क है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल साल्ट पीटर जो है सोडियम धातु का अयस्क है। इसका पूरा नाम क्या है? चिली साल्ट पीटर। याद रखिएगा, चिली साल्ट पीटर। सूत्र क्या होता है? NaNO3। NaNO3 चिली साल्ट पीटर को ही कहते हैं। याद रखिएगा, सोडियम के अन्य अयस्क का नाम क्या है? याद रखिएगा, द्रोना। द्रोना, द्रोना भी इसके अयस्क का नाम है। और बोरेक्स क्या है? बोरेक्स। बोरेक्स भी नहीं भूलिए, कभी कभी बोरेक्स भी पूछा जाता है। बोरेक्स भी सोडियम के ही अयस्क का नाम है। और साधारण नमक जिसे हम NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है ना, उसे भी सोडियम के अयस्क का ही एक नाम है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर साल्ट पीटर पूछा गया है, आंसर हो जाएगा सोडियम। 73 नंबर का प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल ध्यानचंद। आप सभी को मालूम है ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है कुचिपुड़ी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न, देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला विधि विश्वविद्यालय, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल चेन्नई। कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न, सर डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट खिलाड़ी किस देश के हैं? सर डॉन ब्रैडमैन का संबंध कहाँ से था? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेंगपुई हवाई अड्डा। लेंगपुई हवाई अड्डा किस राज्य में है? आंसर क्या होगा? लेंगपुई हवाई अड्डा जो है वह मिजोरम राज्य में। किस राज्य में? मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिवेकल टू रिवाइवल। डिवेकल टू रिवाइवल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब क्या होगा? डिवेकल टू रिवाइवल की पुस्तक की रचना R.D. प्रधान ने की थी। किसने की थी? R.D. प्रधान ने। अगला प्रश्न, नवयुग क्या है? नवयुग क्या है?
इस चारों में क्या ऑप्शन होगा? बिल्कुल नवयुग का संबंध जो है वह विद्युत लोकोमोटिव से है। आंसर नंबर बी इसका सही आंसर है। 81 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल पहला स्थान। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। सन टीवी किस भाषा का टेलीविजन चैनल है? सन टीवी किस भाषा का चैनल है? तो आंसर क्या होगा? तमिल भाषा का। याद रखिएगा, सन टीवी तमिल भाषा का टेलीविजन चैनल है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी मोसेटो, नाम सुने होंगे, मोसेटो किस कारोबार से संबंधित है? 83 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मोसेटो का संबंध बीज कारोबार से है। किससे है? बीज के कारोबार से है। 84 नंबर का प्रश्न है, समाधान योजना किससे संबंधित है? समाधान योजना, आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कर विवाद। याद रखिएगा, समाधान योजना का संबंध कर विवाद से है। अगला प्रश्न है, सन लाइफ एश्योरेंस कंपनी किस देश की बीमा कंपनी है? सन लाइफ एश्योरेंस कंपनी जो है वह, याद रखिएगा, कनाडा की बीमा कंपनी है। कहाँ की है? कनाडा की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिका कार किस कंपनी ने निर्मित की है? इंडिका कार किस कंपनी ने बनाई है? आंसर क्या होगा? टोल्को। बिल्कुल टेल्को कंपनी ने ही इंडिका कार बनाई है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं 87 नंबर के प्रश्न की ओर। संविधान के अंतर्गत युद्ध अथवा शांति की घोषणा करने की शक्ति किसमें निहित है? यानी किसी से युद्ध करना है और शांति करना है, यह घोषणा कौन करता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल यह घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर का प्रश्न, भारत में संघ और राज्यों के लिए किस राज्यों को छोड़कर एक ही संविधान है? तो यह प्रश्न तो वर्तमान में अभी खत्म हो गया है, क्योंकि कुछ समय पहले अनुच्छेद 370 लागू था, जिसके कारण इसका उत्तर जम्मू कश्मीर होता। लेकिन वर्तमान में अब यह प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बचा है, लेकिन प्रश्न आ गया है, इसका उत्तर क्या हो जाता है? जम्मू कश्मीर। अब इसका कोई औचित्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक पृथक संविधान है? यानी अलग अलग संविधान है प्रत्येक राज्य के लिए। आंसर क्या होगा? बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी राज्यों के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण किया गया है। 90 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? अस्थायी समिति नहीं है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है यह अस्थायी समिति नहीं है। लोक लेखा समिति अस्थायी समिति है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, यानी 15 लोकसभा से, याद रखिएगा, 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, और जो 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से इसमें नहीं होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। ये तीनों अस्थायी समिति है। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है? हम लोग ग्लोब पर देखते हैं 1 डिग्री अक्षांश, यानी कि ग्लोब पर पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो 1 डिग्री अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 111 किलोमीटर। कितना होगा? 111 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, ग्लोब पर उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई दूरी को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो 1 डिग्री 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर। याद रखिएगा, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग गोरे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गोरे के नाम से। कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है। 93 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है?
पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल बी नंबर, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला प्रश्न है, यासर अराफात किस देश के नेता हैं? तो यासर अराफात जो हैं किस देश के नेता थे? आंसर क्या होगा? फिलीपींस। आंसर होगा फिलीपींस। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। बेउर जेल कहाँ है? आप सभी जानते हैं बेउर जेल कहाँ है? पटना में। कहाँ है? पटना में। आगे बढ़ते हैं। भारत निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब होगा परम 10,000, यानी कि परम 10,000 जो है वह भारत निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना निम्नलिखित में से किस विषैले गैस के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी उसमें कौन सा गैस स्रावित हुआ था? आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि ए नंबर। याद रखिएगा 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस घटना हुई थी, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस स्रावित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अछूतोद्धार द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की थी? यानी कि इसके उद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की थी, यह पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा शिंदे। याद रखिएगा अछूतों के उद्धार करने के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में शिंदे ने की थी। आगे बढ़ते हैं। 1909 ईस्वी में नासिक में मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मारकर हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन था? यानी जैक्सन की हत्या किसने की थी? आंसर क्या होगा? बिल्कुल अनंत कानहरे ने। 1909 ईस्वी में जैक्सन की हत्या अनंत कानहरे ने कर दी थी। अंतिम प्रश्न है समापन प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल साल्ट लेक स्टेडियम जो है वह कोलकाता में। याद रखिएगा कहाँ है? कोलकाता में। दोस्तों हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, और इसका PDF मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से लोड कर लीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।